डॉक्टर ये स्वाइन फ्लू बाकी फ्लू से कैसे अलग है? इसके सिम्पटम्स कितने डिफर करते हैं? देखिए, इसेंशियली स्वाइन फ्लू फ्लू डिजीज ही है। इसके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं नॉर्मल फ्लू से। पर नॉर्मल फ्लू कंपैरेटिवली स्वाइन फ्लू के कंपैरिजन में ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब सीरियस डिजीज नहीं करता। आपको 4-5 दिन खांसी जुकाम बुखार हुआ और फिर ठीक हो गया और फिर आप फुली रिकवर कर गए। पर स्वाइन फ्लू का ये प्रॉब्लम है कि ये आपके लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, निमोनिया बहुत सीवियर भी हो सकता है। इतना सीवियर हो सकता है कि आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाए, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए और कुछ केसेस में इसके आगे बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, मोर्टेलिटी के भी चांसेस होते हैं। तो ये नॉर्मल फ्लू से ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये ऐसा होता है कि जिनमें स्वाइन फ्लू सीरियस होता है, उनमें 1-2 दिन में ही सिम्पटम रैपिडली बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आपको बुखार आ गया, खाँसी जुकाम हो गया, 1 आध दिन खाँसी जुकाम रहा, फिर आपका साँस फूलने लग गया। इतना खाँसी होने लगा कि कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर साँस फूलने लगा, फिर ऑक्सीजन लेवल कम जाने लगा, आप हॉस्पिटल गए तो पता लगा आपको निमोनिया हो गया। वो निमोनिया भी इतनी जल्दी-जल्दी फैलता है कि आप सीधा वार्ड से आईसीयू और आईसीयू से वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे कि 2009 में हुआ था। 2009 में सीवियर एपिडेमिक हुआ था स्वाइन फ्लू का और बहुत सारे लोगों को अभी भी याद होगा कि बहुत सारे लोग आईसीयू में गए थे, कुछ लोगों को वेंटिलेटर, उसके ऊपर भी एक्मो की ज़रूरत पड़ी थी और बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं भी कर पाए थे। एग्जैक्टली तो मतलब ये बाकी फ्लू से थोड़ा सा तो सीवियर और डेंजरस है। एब्सोल्युटली। ओके तो डॉक्टर फिर इसके सिम्टम्स को हम कैसे पहचानें? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुरुआत में किसी-किसी में ये असिम्प्टोमेटिक हो सकता है, बिल्कुल हो लक्षण सकता नहीं है। दिखेंगे और फिर जैसे कि आपने बताया कि अगर सीरियस हो गया तो अचानक से दोगुनी स्पीड से बढ़ने लगेंगे मुझे ऐसा सिम्पटम्स। लगता है कि बहुत मुश्किल है स्वाइन फ्लू में और नॉर्मल फ्लू में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि वायरस ऑलमोस्ट एसेंशियली सेम है। ज़्यादातर लोग जिनको स्वाइन फ्लू भी होगा, उनको खांसी जुकाम होगा और ठीक हो जाएगा। नॉर्मल फ्लू में भी यही होता नॉर्मल है। फ्लू में भी सेम होगा। अगर स्वाइन फ्लू सिवियर होगा, तो ऐसा होगा कि आपको फीलिंग आएगी कि आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे। अगर आपको खांसी जुकाम के साथ एक ये फीलिंग आती है कि आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे या चेस्ट में आपको टाइटनेस लग रही है, तब आपको हॉस्पिटल जाके चेक करना चाहिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोगों को स्वाइन फ्लू होता ही होगा, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है या फिर किसी किसी को ऐसा होता है कि खांसी लंबी चल गई स्वाइन फ्लू के बाद। सीवियर डिजीज के लिए यही बात है कि अगर आपको खांसी बहुत बुरी तरह से हो रही है और आपको चेस्ट में टाइटनेस या हल्की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तभी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। ओके तो आपने जैसे कहा कि ये सिम्टम्स दिखे तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहां जी। पर आपका पूरा टेस्ट होगा। जी। कौन से टेस्ट होते हैं स्वाइन फ्लू के लिए? इसके लिए एक फ्लू पैनल होता है या फिर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें थ्रोट में से एक स्वाब लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। पीसीआर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे कि कोरोना में होता था। सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट होता है जो जिसकी रिपोर्ट आ जाती है 2-4 घंटे में और 1 दिन के अंदर तो हर लैब रिपोर्ट दे देती है। यूजुअली आप रिपोर्ट का वेट नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वाइन फ्लू है, हो सकता है, तो फिर आप दवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि दवाई इसेंशियली 2 से 3 दिन के अंदर सिम्पटम्स में शुरू हो तो ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा तो मतलब क्या कोई टेस्ट ऐसा है कि हम घर पे भी पता कर सकते हैं कि स्वाइन फ्लू है? अभी तक तो घर पे कोई करने वाला टेस्ट नहीं है। स्वाइन फ्लू के लिए कोई किट्स अवेलेबल नहीं है कि आप घर पे कर सकते हैं, पर बहुत सारी लैब आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप घर पे बुला के टेस्ट करवा लो और रिपोर्ट ले लो। ओके तो अगर जैसे किसी ने टेस्ट कराया और उसका पॉजिटिव आ गया कि हाँ उन्हें स्वाइन फ्लू है, उसके बाद क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर आपका पॉजिटिव भी आ गया स्वाइन फ्लू, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप घर में ही दवाई शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक अच्छा रख सकते हैं और ऑल्सो कोई एंटीबायोटिक ना लें अपने आप। ना लें? हाँ, अपने आप ना अपने लें? आप ना लें। यही डॉक्टर जो प्रोसेस है। प्रिस्क्राइब करेंगे। अपने सिम्पटम्स को थोड़ा मॉनिटर करते रहें। अगर आपको किसी एक पॉइंट पे लगे कि आपको तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है, किसी भी फॉर्म में, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि बुखार ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, या फिर आपको ये लग रहा है कि सांस फूलने जैसा लगने लगा है मुझे, तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाएँ या जिनसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे वापस कंसल्ट करें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर स्वाइन फ्लू डेडली भी हो सकता है? स्वाइन फ्लू डेडली भी हो सकता है, जैसे कि 2009 में हुआ था। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको भी सिवियर स्वाइन फ्लू हुआ था, यंग एंड ओल्ड बोथ एक्चुअली, और बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं भी कर पाए थे उस वक्त। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सर्वाइव कर गए होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोगों में स्वाइन फ्लू इतना सीवियर हो जाता है कि मौत हो जाती है और कुछ लोग फिर भी ठीक रहते हैं? देखिए, ये तो हर बीमारी के साथ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वही बीमारी बहुत सीवियर होती है, कुछ लोगों के लिए वही बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। जैसे स्वाइन फ्लू प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा सीवियर होता है, तो प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा
एहतियात रखना चाहिए इस बात से कि अगर किसी को खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है तो उससे दूर रहें, या कोई ऐसा एक वक्त आ गया है जिसमें कि स्वाइन फ्लू के केसेस पाए जा रहे हैं, तो आप उस वक्त ज़्यादा एहतियात रखें। फिर थोड़ा सा ओल्डर एज ग्रुप में डिजीज सिवियर हो सकता है, उनको तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पर बीमारी सिर्फ वायरस पे डिपेंड नहीं करती, बीमारी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वायरस से। कुछ लोगों को एकदम से बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स वायरस को करते हैं वो लोग, और उनको डिजीज ज़्यादा सिवियर हो सकता है। तो वो अपना बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वायरस के प्रति, वो सबका अलग अलग होता है, और ये प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि किसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। फिर भी ब्रॉडली अगर हम देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्डर पीपल, या जिनके कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं है, या फिर किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को स्वाइन फ्लू भी ज़्यादा सिवियर होने के चांसेस होते हैं। अगर पहले से कोई बीमारी है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज या Absolutely. ओल्डर लोग हैं तो उन्हें ये बीमारी ये वाली ज़्यादा- बीमारी से ज़्यादा सिवियरिटी होने के चांसेस है। ओके, तो डॉक्टर स्वाइन फ्लू होने के बाद ये आपकी इम्यूनिटी पर कैसे अटैक करता है? स्वाइन फ्लू आपकी इम्यूनिटी पर तो नहीं अटैक करता है, पर आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स स्वाइन फ्लू की इन्फेक्शन के प्रति कैसा रहेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको ज़्यादा सिवियर डिजीज हो सकता है, आपको लंग्स में निमोनिया हो सकता है, आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट की या हॉस्पिटल केयर की, मॉनिटरिंग की, आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। विज़ अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका खान-पान, हेल्थ अच्छी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना लगे कि कब आपको स्वाइन फ्लू हो के ठीक हो गया। हाँ, करेक्ट है। अच्छा, तो बच्चों में अगर ये होता है तो अडल्ट से कितना डिफरेंट होता है ये? एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ सिम्पटम्स होते हैं, बल्कि बच्चों में स्वाइन फ्लू बहुत सीरियस तो होता नहीं है, यूजुअली होके निकल जाता है, और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, यूजुअली वो बहुत अच्छे से इस बीमारी से Deal बाहर कर आ जाते जाते हैं। हैं। यूजुअली बच्चों में इतनी प्रॉब्लम स्वाइन फ्लू में नहीं होती है। ओके, और अगर एक बार स्वाइन फ्लू हो गया तो कितने मैक्सिमम और मिनिमम दिन में ये ठीक हो सकता है? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन है वो तो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को सिवियर डिजीज हो गया तो उसके बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं डिजीज के कारण, उनको रिकवर होने में टाइम लगता है। जैसे आपके लंग्स में अगर निमोनिया हो गया तो निमोनिया को क्लियर होने में 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक भी लग सकते हैं, किसी-किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। फिर अगर आपको इतना सीवियर निमोनिया हो गया तो आपको एक चांस ये भी होता है कि आपको उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। एक इन्फेक्शन के ऊपर दूसरी इन्फेक्शन हो जाए। जैसे फ्लू वाले जो पेशेंट होते हैं, स्वाइन फ्लू वाले भी जो पेशेंट्स होते हैं, उनको स्टेफाइलोकोकल निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को एक सेकेंडरी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है। तो एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी होने में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ओके, ठीक है। तो जैसा कि डॉक्टर अभी वैक्सीन के बारे में भी लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो बताइए कि स्वाइन फ्लू के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है और कैसे बिल्कुल, लगवाना चाहिए? बिल्कुल। स्वाइन फ्लू के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। आपको हर साल स्वाइन फ्लू के लिए वैक्सीन लगानी होती है। हर साल? हर साल लगानी होती है। देखिए, वैक्सीन जो होती है वो इफेक्टिव होने में अबाउट 1 महीने का टाइम लेती है, और 25 टू 30% एफिकेसी है वैक्सीन की। हर साल इसलिए भी लगानी होती है क्योंकि यू हैव टू इट्स एक्ट लाइक अ बूस्टर डोज। हर साल इसलिए भी लगानी होती है क्योंकि WHO एक कंबाइंड वैक्सीन निकालता है हर साल, जो स्वाइन फ्लू और बाकी फ्लू को भी कवर करती है। तो हर साल कुछ न्यू स्ट्रेन्स ऑफ फ्लूस में ऐड हो जाते हैं। तो 2 तरह की वैक्सीन आती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए आती है, जो कि सितंबर में आती है, एक सदर्न हेमिस्फीयर के लिए आती है, जो कि मई में आती है। जो मई में अगर आप वैक्सीन लगाएँगे, जैसे अभी जो मई वाली वैक्सीन है ऑलरेडी आ चुकी है, अच्छा, अभी पहले आ गई है? पहले ही आ गई है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो वाली वैक्सीन को, वो आपके लिए मानसून को भी कवर करेगी और फिर विंटर्स को भी कवर करेगी। तो आइडियली मई में आपको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए स्वाइन फ्लू के लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मेरा 2-3 सवाल होगा आपसे। पहले तो आपने जैसे कहा कि मई और सितंबर 2 महीने, मतलब 2 महीने के लिए वैक्सीन आती है। तो जिसने मई में लगवाया, क्या उसे सितंबर में भी लगवाना पड़ेगा? नहीं, जिसने मई में लगाया उसे सितंबर में लगाने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार इनफ है। साल, तो फिर वो अगले साल मई में अगले लगवाए। साल मई में तो लगा। यूजुअली लोगों को पता नहीं है कि वैक्सीन हर साल लगवानी ही है, नहीं लगवाते हैं लोग। तो उन्हें आप मतलब कैसे हम बताएं कि आपको वैक्सीन लगवानी है और कहाँ जा करके वैक्सीन मिलेगी उन्हें? देखिए, वैक्सीन बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, हर अस्पताल में लगती है। बहुत सारे पीडियाट्रिशियन हैं जो कि बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, उनके पास भी स्वाइन फ्लू या फ्लू की वैक्सीन होती है, तो वहाँ से भी लगाई जा सकती है। तो बहुत आसान है वैक्सीन लगाना, ठीक है। ऐसे वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते। किसी को इंजेक्शन साइट पे थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, या एक आध दिन के लिए बुखार आ सकता है, जिसके लिए कि आप एक पैरासीटामोल लें, उससे आपका काम चल जाता है। तो ये कॉमन है, बुखार common आना है। और थोड़ा पेन हाँ, होना। मतलब वही मैक्सिमम है जो आपके साथ हो सकता है।
वैक्सीन आपको हर साल पक्का लगानी चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप 65 ईयर से ऊपर हैं। अगर आपको कोई भी कॉमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी है, कोई और सांस संबंधी बीमारी है, या फिर आपको बार बार खांसी जुकाम होता रहता है, कई सारे लोग होते हैं जिनको हर 15 दिन में खांसी जुकाम हो जाता है, एलर्जिक टेंडेंसीज होती है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको फ्लू होगा तो ये जो टेंडेंसीज है ये बढ़ जाएंगी, या फ्लू होगा वो अस्थमा के बढ़ने का कारण बन जाएगा, या सीओपीडी के बढ़ने का कारण बन जाएगा। फिर जो किडनी के पेशेंट है, लिवर के पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनको भी कोई भी बीमारी सिवियर होने के चांसेस होते हैं, उनको ज़रूर फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए। और इतनी आसानी से अवेलेबल है फ्लू वैक्सीन कि आप आराम से लगा सकते हैं उसको। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ चार्ज है इसका? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो गवर्नमेंट में भी नहीं है, आपको डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी अलग अलग चार्जेस हैं। आई थिंक कुछ 800 से लेके 1500 या 1800 तक वेरी करते हैं। तो मैं पक्का नहीं बोल सकती कि कितना प्राइस है, पर मेरे ख्याल से 1500 से 1800 के बीच में सभी कंपनीज की वैक्सीन कवर हो जाती है। ओके, तो वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए अलग है या सेम है? सेम है, सेम है सब एज ग्रुप के लिए सेम वैक्सीन है। ठीक है, आपको बस फ्लू वैक्सीन लगानी है। फ्लू वैक्सीन लगानी है। ओके, और अगर किसी को मतलब चाहते हैं कोई वैक्सीन लगाए तो पहले से कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। प्रिकॉशन नहीं होते, ना खाने से कोई रिलेशनशिप है, ना दिन के वक्त से कोई रिलेशनशिप है, ना आपकी कोई मेडिसिन से कोई रिलेशनशिप है। आप कभी भी लगा सकते हैं। बस ये है कि अगर आपको रिसेंटली खांसी जुकाम वगैरह हुआ है तो 1 हफ्ते का ब्रेक ले, उसके बाद फ्लू वैक्सीन लगाएं। ठीक है, तो डॉक्टर ये बताइए कि स्वाइन फ्लू अगर किसी को हुआ है तो उसके बाकी बॉडी ऑर्गन्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, स्वाइन फ्लू मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन बॉडी में क्या होता है, हर ऑर्गन दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको सिवियर हो गया तो आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कोई इतनी कॉमन चीज नहीं है। मेन जो इफेक्ट होता है वो लंग्स पे ही होता है। अच्छा, और अगर किसी को ऑलरेडी लंग से जुड़ी पहले से कोई बीमारी है हाँ। तो फिर कितना केस वर्स हो सकता है? देखिए, जिसको लंग से पहले से जुड़ी बीमारी है उसके लिए बहुत तरीके से केस वर्स हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि उसको निमोनिया ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा निमोनिया हो सकता है, बड़ा निमोनिया हो सकता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरा, जैसे अस्थमा का पेशेंट है, निमोनिया ना भी हो तो स्वाइन फ्लू अस्थमा एक्सरबेशन कर सकता है। और बढ़ा सकता अस्थमा है। एक्सरबेशन का मतलब ये है कि आप स्टेबल चल रहे हैं, जो भी आपके इनहेलर की डोज है मिनिमम उस पे आप चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको फ्लू हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया तो आपको डोज, सांस फूलने लग जाएगी, या आपको वीजिंग होने लग जाएगी, या आपको खांसी ज़्यादा होने लग जाएगी, आपको अपने इनहेलर की डोज बढ़ानी पड़ेगी, या नेबुलाइजर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर आपको बाकी दवाइयों की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो ये ज्यादा केस वर्स हो सकता है, ज्यादा केस वर्स हो जिनको सकता है, ऑलरेडी लंग से definitely। जुड़ी कोई परेशानी है तो। Absolutely, definitely। तो ऐसे लोग फिर अपना ख्याल कैसे रखें? देखिए, आपको पहले समझना है कि सीजनल डिजीज है, ठीक है, मानसून में और सर्दियों में ही ज्यादा होता है। तो जब वो वक्त आता है मानसून, पहले तो आप वैक्सीन लगवाएं, हर साल बिना भूले वक्त पे वैक्सीन लगाएं। आधा तो आपका प्रॉब्लम वैक्सीन लगाने से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका चांसेस ऑफ गेटिंग फ्लू बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जब ये टाइम का वक्त आता है तब आप ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दवाई, अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी दवाइयों का लेवल सही रखें, उस वक्त अपने आप दवाई ना छोड़ें, ठीक है। अगर आपके आसपास किसी को खांसी जुकाम बलगम हो रहा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है, या फिर मास्क लगा के रखें। और वो लोग जिनको एक्चुअली खांसी जुकाम बलगम हो रहा है उनको भी चाहिए कि वो क्लोज स्पेसेस में या दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने से बचे। ये ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उसकी नहीं है जिसको की प्रॉब्लम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कोई सिम्टम्स कैच कर लेते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए एक बार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना करना, अपने आप दवाइयाँ ना लें, हाँ, ठीक है, अपने आप दवाइयाँ लेते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को तो एंटीबायोटिक, जिस एंटीबायोटिक को वो लेते हैं उनको लगता है कि वो एंटीबायोटिक ही नहीं है, उनको लगता है वो एलर्जी की दवाई है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई पेशेंट आया कि ये तो हमने खा ली है, तो मैंने कहा ये आपने क्यों खाई, मतलब आपको क्या लगा कि ये खाने के लिए, नहीं ये तो एलर्जी के लिए है ना, मतलब पर वो एंटीबायोटिक होती है, तो आप अगर वो लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, एक तो आपको जरूरत नहीं है, और ऐसा तो कोई दवाई नहीं होती जो आपके बॉडी के लिए कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं करती। तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक्चुअली
बहुत फ्रीली एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं, ओवर द काउंटर जा करके लोग मिल ले जाती लेते है, हैं। तो इस चक्कर में आदमी ले लेता है, फिर इसने बता दी, उसने बता दी, केमिस्ट ने बता दी, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सेस ना करें, नो कि आपने किसी ने बोला भाई आपको काढ़ा पीना है, तो पता लगा आपने 10 बार दिन में काढ़ा पी लिया, फिर आपके पेट में प्रॉब्लम हो गई, जलन हो गई, एसिडिटी हो गई, किसी किसी को अल्सर्स भी हुए हैं बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने के कारण। फिर आप स्टीम लेने लगे तो आपने इतनी बार स्टीम ले ली, या आपने बहुत हॉट वाटर पी लिया कि आपने गला ही जला लिया उससे। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। मॉडरेशन इज़ द की, ठीक है? तो आपको मॉडरेशन रखनी है, और स्पेसिफिकली आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके डॉक्टर, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाए अगर स्वाइन फ्लू हुआ है तो। देखिए, आप फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, ठीक है? और आप पल्मोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। ओके, आपने जैसे यहाँ बात की कि स्वाइन फ्लू सीजनल बीमारी है, किस सीजन में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा पीक पर होता है? विंटर्स में, विंटर्स में, तो उस टाइम जनवरी, पर मार्च, ये जनवरी, जैसे ये सीजन चल रहा है, हाँ, ये यहाँ पर स्वाइन भी फ्लू का केसेस सीजन है। बढ़े हुए हैं। तो जैसे आपने कहा कि जनवरी से मार्च में इसका पीक रहता है, तो इस टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने होते हैं या जो सेम आपने बताया कि देखिए, प्रिकॉशंस तो सेम ही है, हम्म। क्योंकि रेस्पिरेटरी जितनी भी इलनेस है, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या कोविड हो, प्रिकॉशन सेम ही है, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलते हैं, मतलब एक से दूसरे को फैल सकते हैं। तो मास्क लगाना और डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, यही प्रिकॉशन है जो कि आप ले सकते हैं। स्वाइन फ्लू में आपको एडवांटेज ये है कि आप वैक्सीन भी ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, तो जैसे अगर किसी ने एक बार वैक्सीन लगा ली और लंबे टाइम तक नहीं लगाया, तो फिर क्या चांसेस तो हैं? उसकी इम्यूनिटी तो फिर वेन हो जाती है, Okay. चांसेस उतने ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हर साल लगाना Absolutely. जरूरी है। जी। ठीक है, तो डॉक्टर जैसे यहाँ पर आपने बोला ना कि जनवरी से मार्च में, तो ये ऐसा टाइम है जब विंटर्स भी पीक पे रहता है, एकदम ठंड काफी बिल्कुल, ज्यादा रहती है, बिल्कुल। तो ऑलरेडी लोगों को सांस लेने में तकलीफ और धुंध की वजह से, और दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन में तो पोल्यूशन Pollution का की लेवल वजह से। इतना ज्यादा है, तो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही होती है, उसी में अगर स्वाइन फ्लू भी ऐड हो गया तब तो फिर चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो सकती हैं। यही एक फैक्टर है कि स्वाइन फ्लू होता भी इसलिए ज्यादा है, या वायरल इलनेस, एक रीजन ये भी है कि आप यूर हडल्ड अप, मतलब आप क्लोज स्पेसेस में रहते हो, घर से बाहर कम जाते हो, एक रूम में ज्यादा लोग बैठे होते हैं, तो उससे स्वाइन फ्लू को फैलने के चांसेस ज्यादा हैं ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, जैसे कि पोल्यूशन उसमें से एक है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो वायरस आपको अटैक भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं या जल्दी करते हैं। इलनेसेस भी ज़्यादा सीवियर होती हैं, अगर आपका लंग पहले से अफेक्टेड है तो इलनेसेस भी ज़्यादा सीवियर है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ख्याल रखना, ठीक है, प्रिकॉशंस जो आपने बताया प्रिकॉशंस वो रखना। लेने के लिए। डॉक्टर, स्वाइन फ्लू से रिलेटेड ना लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, इंटरनेट पर भी तमाम जानकारियां मौजूद है, तो हमने एक लिस्ट ऑफ मिथ्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, आप प्लीज बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला मिथ ये है कि स्वाइन फ्लू सिर्फ पिग से स्प्रेड होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस होती हैं वो एक से दूसरे को स्प्रेड होती है, ठीक है। पिग्स उसका होस्ट है या रिजर्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिग से स्प्रेड होता है। रेस्पिरेटरी इलनेस कुछ भी खाने से स्प्रेड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आप पोक खाते हैं या पिग मीट खाते हैं तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाएगा। स्वाइन फ्लू आपको एक से दूसरे को ही होगा। ओके, तो ये भी बोलते हैं कि स्वाइन फ्लू जो है वो कम्युनिकेबल है, हाथ हैंडशेक कर लिया, साथ खा लिया तो हो सकता है, या फिर ड्रॉपलेट्स वगैरह। इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सो इट इज डेफिनेटली कम्युनिकेबल, एक से दूसरे को हो ही सकता है, ठीक है। अब खाना खाने से नहीं हो रहा है वो। साथ खाने का मतलब है कि आप इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो कि एक से आपसे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो सकता है। जैसे आप कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मुझे जुकाम हो गया, या मेरे बच्चे को भी हो जाएगा, मेरे हस्बैंड को भी हो गया, या फिर आप ये बोलोगे कि यार मेरे को जुकाम हो गया, फैमिली में सबको ही हो गया है। वो इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, हवा के थ्रू फैलती है, ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। एक को होगा तो जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा सबको हो जाएगा, ठीक है। और एक हाँ, छूने से या उससे तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर आपको कोई सरफेस है जिस पे किसी ने खांसा, उस पे वायरस है, आपने हाथ लगाया, फिर आपने वो मुंह को लगा लिया, तो हो सकता है, तो उसके चांसेस हैं। ओके, ये भी है कि एक बार अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो फिर आपकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है। देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी आपको इन्फेक्शन होंगी उतनी आपकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि हर इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट तो करेगी, डैमेज तो करेगी, तो आपको चांसेस ऑफ गेटिंग अनदर इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिनको स्वाइन फ्लू होता है उनको बैक्टीरियल निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो वायरस आपके सिस्टम में करता ही करता है।